अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरीज़ और मैं हूं फरहाना खान। एज़ यूजुअल मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सैयद यज़दानी गिलानी साहब। यज़दानी साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम एहसान है, बिल्कुल ठीक। सर, आज की एक ट्रेंडिंग न्यूज़ है अखबारात की शहर सुर्खियों में से सबसे पहले नंबर पे है कि एक खबर चली थी जिसके मुताबिक सोलर सिस्टम जिन्होंने लगवाया हुआ है अब उनको नेपरा का लाइसेंस लेना पड़ेगा। बड़ी बेचैनी फैल गई लोगों में, लेकिन फिर हुकूमत को तरदीद करनी पड़ी यानी नेपरा को कि ऐसा नहीं है, बल्कि 25 किलोवाट तक जो सोलर सिस्टम जिन्होंने लगवा रखे हैं, जो सार्फिन है, उस पर जो लाइसेंस लेने की शर्त है वो ख़त्म कर दी गई। कैसे देखते हैं इस खबर को आप? जी बिल्कुल सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आपने ख़बर की निशानदेही की कि सोलर माफिया जो हमारे सोलर हजरात जिन्होंने सोलर लगवाए हुए हैं बेचारों ने, उसके ऊपर भी वापडा की खरमस्तियाँ जो हैं वो ख़त्म होने पे नहीं आ रही। कभी किसी न किसी हवाले से, कभी किसी न किसी हवाले से, कभी ग्रीन मीटर के हवाले से, कभी मुख्तलिफ टैक्स की मद में, कभी शर आपसे इतना ख़रीदेंगे इतना, चलो वो एक लाद। अब उन्होंने देखा कि ये क्या मामला, ये तो गरीब भी है वो भी सोलर की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चले इनसे कुछ टैक्स की मद में मज़ीद इनको निचोड़ते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर ये टैक्स हो। अब जब उनको ये समझ आई, एहतजाज, अवामी एहतजाज भी हुआ, कुछ लोगों को समझ आई, उन्होंने कहा कि ये तो गलत हो गया हमसे। अब उन्होंने कहा जी 25 किलोवाट तक उसके ऊपर जो लोग लगाएंगे सोलर की यूनिट, उसके ऊपर हम उसके टैक्स लेंगे, लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो 25 किलोवाट तक का उससे कोई इस्तिस्ना हासिल है। सुख का सांस लोगों ने लिया। अब कुछ ने 5 किलोवाट, किसी ने 10 किलोवाट, किसी ने 15 ट्यूबवेल के लिए 15-30 किलोवाट लगाए हुए। चलो अभी ठीक है, अपने ट्यूबवेल चला के अपनी रोज़ी रोटी, ज़मीन को, फसल को पानी लगा लिया। अब नेपरा ने, पहले भी नेपरा ने हरकतें की थी, अब भी नेपरा ने उसको ख़त्म किया। तो ये आए रोज़ नई जो इम्प्लीमेंट हम लोग करते हैं, तो पता नहीं कौन लोग कहाँ बैठकर ये तैयारी करते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ से ये लोग वाकिफ़ नहीं होते, किससे क्या मुश्किलात आएंगी अवामुन्नास को। हम उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए यहाँ बैठा हुआ, इसी कमरों में बैठे हुए हैं कि उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो लोग बैठाए हुए हैं, ये अवामुन्नास की मुश्किलात में इजाफ़ा करने के लिए बैठाए हुए हैं, ना कि उनको कोई रिलीफ देना है। तो लिहाजा चलें, इनको होश के नखून आ गए, मामला सुधर गया, कुछ बेहतरी आ गई। और जो बेचारे सार्फिन थे, जिन्होंने बेचारों ने अपनी जमा पूंजी लगा करके, चलो जी बिजली से, सूरज से बिजली हासिल करके कोई जेब का बोझ हल्का करेंगे, तो उनको जो नींदें थी हराम हुई थी, वो बेचारों की सुकून का, सुख का सांस लेंगे। दूसरी जानब अफसोसनाक खबर है डेरा गाजी खान से, जहां एक हॉस्पिटल में सिविल जज जो थी मैडम साजिदा महबूब, उनका इंतकाल हुआ है। हुकूमत ने नोटिस लिया, उनके इंतकाल के ज़िम्मेदार डॉक्टरों को ठहराया गया कि डॉक्टरों की गफलत की वजह से उनकी डेथ हो गई। काफ़ी गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है आवाम में। देखें, बात यह है कि एक सिविल जज जो है, उनका इंतकाल हुआ डेरा गाजी खान अल्लामा इकबाल टीचिंग हस्पताल में। अब लोगों को पता चला कि गरीब के साथ वहाँ क्या होता है। जब एक सिविल जज का मामला उठा तो कोहराम मच गया। हुकूमत भी हरकत में आ गई, पंजाब गवर्नमेंट भी हरकत में आ गई, हेल्थ भी हरकत में आ गया, एजेंसियाँ भी हरकत में आ गई, दीगर मामला। और भाई वहाँ तो रोज़ाना गरीब के बच्चे मर रहे हैं, गरीब की माएँ मर रही हैं, गरीब की बीवियाँ मर रही हैं, गरीब खुद मर रहा है। कभी आपने कोई पुरसाने हाल नहीं है। पहले आपको नहीं पता कि सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है। जो प्रोफेसर्स हैं वो अपने बाप की जागीर समझते हैं वार्डों को, अस्पताल को। एमएस वहाँ क्या बैठा हुआ है, एमएस एक बिल्ला बन के वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना, कि जी मैं एमएस हूँ, स्याह सफ़ेद का मालिक हूँ। तो ये जो मौसूफ हैं जज साहबा, ये वहाँ इलाज के लिए गई। अब जब इलाज हुआ वो उनसे कवर ना हो सका और उनकी गफलत की वजह से इनकी अमवात हो गई। उनके जो लवाकीन हैं, उनके वारसान हैं, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मामलात की छानबीन शुरू हो गई। जब छानबीन हुई पता चला कि डॉक्टरों की गफलत बिल्कुल है। तो वो इस किस्म के जो एजेंसियों ने रिपोर्ट भेजी। अब जनाबे वाला डॉक्टरों को, लेकिन इनको कौन पूछे। अगर आप इनके ऊपर कोई कदगन लगाना चाहें, किसी एक डॉक्टर को भी नश्तर के हाथ लगा के दिखाएं, पूरा नश्तर बंद कर देंगे। नश्तर तो नश्तर रह गए, सिविल अस्पताल बंद कर देंगे, शबाज शरीफ अस्पताल बंद कर देंगे, ओपीडी बंद कर देंगे। बदमाशी है। अब एक बंदा तो मर गया और जब तक इन्होंने बंद किया उस वक्त तक ये 100 बंदा और मार देंगे, क्योंकि जब उनका इलाज ही देखेंगे नहीं, वो अपनी मौत मर जाएंगे बेचारे, एम्बुलेंसों में मर जाएंगे।
बाहर वार्ड के बाहर क्या कहते हैं उनकी सीढ़ियों पे मर जाएंगे। तो अब इस वक्त हुकूमत बेबस है। एक तरफ हुकूमत कहती है कि जनाब जो मोबाइल इस्तेमाल करेगा उसको चार्जशीट की जाएगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो नर्स हो, चाहे आपके सामने डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो। लेकिन अभी भी आप चले जाएँ ओपीडी में देख लें, रात शाम को वार्डों में जाके देख लें, दिन में जाके देख लें, वो बैठे हुए हैं, मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं। असल मोबाइल जो जड़ है ना, ये भी कि मरीज़ को उस तरीके से नहीं देखा जाता जिस तरीके से उसका देखने का हक बनता है। अपने मौज मस्ती में लोग लगे हुए हैं, मरता है तो मरता रहे, चीखता रहे, दर्द से कोरा रहा है तो उसे वो आके लवाकिन कहते हैं जी इनको टीका लगा दें, इनको कोई मेडिसिन, तुझे ज़्यादा पता है, उसको डांट देते हैं। अब जिस अस्पताल में वार्ड के यानी वो जो सिक्योरिटी गार्ड है आपके सामने आयरोज वाक़यात, वो काबू में नहीं है, तो डॉक्टर की तो बादशाह नहीं ऊंची है, वो तो इस्तिस्ना हासिल उसे बंदे मारने का इस्तिस्ना परमिट है उसके पास। तो ये अब सिविल जज साहबा का इंतकाल हुआ, इनकी परेशानी पे अब हुकूमत ने ज़रा देखा है कि ये क्या हुआ, अब उनकी इंक्वायरियाँ शुरू हो रही हैं, मामलात हो रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ जो बंदे इस गफलत में शामिल हैं उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। चाहे वो बासर मुलज़मान जितने भी हों, डॉक्टर्स हों, प्रोफेसर्स हों, तो फिर जाकर उन्हें एहसास होगा कि ऐसा नहीं करना। दूसरी जानब गंदम का इस वक्त जैसे सीज़न चल रहा है, लेकिन साथ में ब्लैक मार्केट माफिया जो है वो भी पेश है। अब वो गंदम को स्टॉक करें, उसके बाद गंदम का खुद साख्ता बहरान पैदा करेंगे, पैदा करने के बाद जो स्टॉक की हुई गंदम है उसको बेच के माल बनाएंगे। देखिए बात यह है कि हुकूमत हर रोज़, मैंने जैसे अभी पहले कहा कि कोई ना कोई शोशे ढूंढ लेती है। अब इन्होंने कुछ लोगों को प्राइवेट ख़रीदने के लिए उनको लाइसेंस दिए, इजाज़त दे दी। अब वो जो है वो उन्होंने सोचा कि अभी हमने ख़रीदनी नहीं है। अच्छा, जब तक मुकम्मल तौर पर लोग काट नहीं लेते, उनका मकसद ये है कि इनको ज़लीलो ख़ार करेंगे, इनको परेशान करेंगे। और फिर उन्होंने इस वक्त कुछ लोगों ने, एजेंसियों ने, जो ख़रीदार हैं, उन्होंने मार्केट से गंदम उठाना शुरू कर दी। अब जब वो यकदम गंदम उठनी शुरू हुई, उससे जो है ना पूरा एक सिनेरियो बदल गया। वो सिनेरियो कैसे बदला, मैंने देखा कि जनाब 10 ट्राले आपकी दुकान पे लगे हुए हैं, 10 मेरी दुकान पे लगे, 10 उस आड़त पे लगे, 10 तो गंदम उठ रही। मैंने कहा कि शार्ट हो जाएगी। अब लोगों को परेशानी लाख हो गई। जब मैंने बात की शार्ट हो गई, आपका होटल, आपने कहा शार्ट हो रही, आपने रोटी 20 की वज़न कम कर दिया, आटा महंगा कर दिया चक्की वाले ने, गंदम शार्ट हो रही है। जिसने नहीं भी लेनी थी वो भी लेने लग गया। अब मुझे बताएं कि असल में ये जो भीड़ चाल चलते हैं, ये एक तरीका है, मोनोपली करते हैं। उस मोनोपली की वजह से ये चाहते हैं कि पूरी हरासमेंट हो जाए। अब इस वक्त पूरे पंजाब में हरासमेंट है कि गंदम बनेगी क्या, गंदम मिलेगी क्या, गंदम है या नहीं है, गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। और भाई सब कुछ अल्लाह का करम है, वाफर है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद साख्ता, ये ड्रामेबाज, ये जो फसली बटेरे हैं, जब हर साल सीज़न पे आ जाते हैं, इन्होंने अपनी जेबें गर्म करनी है, इन्होंने अपना माल गर्म करना है। इनको एक जहरी बात उसका परमिट मिला, उन्होंने उसके लिए पैसे दिए हैं, भत्ता दिया अपना हिस्सा लेने के लिए, तो वो हिस्सा लेने वालों ने हिस्सा ले लिया। अब ये अपना हिस्सा इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप बेफिक्र हो जाएं, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है, जिसने पैदा किया वो रिज़्क भी देगा, रोटी भी मिलेगी। और रोटी इंशाल्लाह हम भूखे सोएंगे ज़रूर, उठेंगे ज़रूर, भूखे सोएंगे नहीं। अल्लाह पे तवक्कुल रखना चाहिए। और बाकी ये जो माफिया है, जो गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ जिसे कह सकते हैं आप लोग, तो इनका भी सद्देबाब होना चाहिए। जो गवर्नमेंट का रेट है 3500 ही रहना चाहिए, ठीक है। काश्तकार को भी पैसे मिले, उसका हक मिले, चलो जो रेट है, और जो रख लेने वाला उसको भी वही रेट मिल जाए। लेकिन वो कभी वो 3000 पे ले लेता है, कभी वो जाके 3700 में लेता है। जब 3700 में लेता है तो मार्केट ख़राब हो जाती है। वो 3700 में इसलिए ले रहा है कि मैं इसको कैप्चर कर लूँ, 200 रुपये फालतू। अब मैं 200 रुपये की वजह से पूरी इलाके में हरासमेंट आ गई कि गंदम शार्ट हो गई, अफरा तफरी फैल गई। तो ये चीज़ें हैं, ऐसे लोगों का किलाकमा होना चाहिए। फूड वालों को चाहिए हरकत में आए और इन लोगों को पनिशमेंट करें। बिल्कुल। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला कर दिया गया है। अब सुनने में ये आ रहा है कि ये वो 3 जजेस हैं जो हुकूमती रिलीफ के फैसलों को मानने से इनकारी थे। इस खबर में कितना सदाकत है? ये हाई कोर्ट में बड़े अरसे से देखा जा रहा था कि अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तो मैनेज कर लिया ना जी, हुकूमत ने, अब रह गई थी हाई कोर्ट।
अब हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ जजेस ऐसे थे जो हुकूमती फैसलों को नहीं मानते थे, अच्छा, या या उनको देखते थे जो मामला आते हैं। अब ऐनी अदालत ने फैसला दे दिया कि इनके भी ट्रांसफ़र होंगे, 5 के 5 जज उन्होंने कर दिए। उसमें 2 जजों ने कोई रिलीफ दिया, कोई एप्लीकेशन दी स्टार साहब ने। अब जनाबे वाला मामला तो ये है कि जो जज नहीं मानेगा हुकूमती फैसलों को या उनको रिलीफ नहीं देगा, उसका तबादला कर दिया जाएगा। किसी को कोटा भेज दिया जाएगा, किसी को कराची भेज दिया जाएगा, किसी को कहीं भेज दिया जाएगा, जाओ धक्के खाओ। मुझे बताएं कि ये कौन सा तरीकाकार है। अब उसके ऊपर जो वकला बरादरी है वो सरापे एहतजाज है कि भी ये जो आपने इस किस्म का जो कानून तो बना दिया कि ठीक है जी अब होना चाहिए, तो या तो आप अरसा दराज से पहले क्यों नहीं बनाया। 70 साल से जो आप पहले कानून चल रहा है उसको आप बुलडोज करके नया एक कानून बना दिया। जजिस का तहफ़्फ़ुज़ ये है कि ये जब हम इनकी बात नहीं मानते और वो कुछ फ़ैसले ये अपनी मनपसंद लेना चाहते हैं, उस मनपसंद की वजह से फिर वो देखते हैं कि भी ये तो पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो फिर क्यों ना इनको खुडे लाइन लगा दो। इनको नए जज जाएंगे, फिर उनसे अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला ले लेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हर जगह होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कराची में भी हो, सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों हो। कराची के जजों को बुलाएं ना, मुल्तान लगाएं उनको और मुल्तान वालों को कराची भेज दें, तो पूरे का पूरा एक सेटअप हो। तो आने वाले दिनों में इसके जो वकला बरादरी है, उनकी लीडरशिप्स है, पंजाब बार है, देखते हैं वो इसके ऊपर क्या अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हैं या उनका मौक़िफ़ क्या आता है। सही। दूसरी जानिब वासा मुल्तान में जो करप्शन की दास्तान ज़बान ज़द-ए-आम, और कई बार हमने अपने प्रोग्राम्स में भी इसको उजागर किया, लेकिन इस वक्त वासा मुल्तान में अपने मनपसंद ठेकेदारों को ठेके नवाजने का सिलसिला वो जारी है। पहले से अलाट शुदा ठेके को कैंसिल करते हैं, फिर उसके बाद अपने पसंदीदा शख्स को वो ठेका नवाज दिया जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, ये देखिए बात ये है कि मैंने तो उसी बंदे को नवाजना है ना जो मेरे बच्चों का ख्याल करे, जो मेरे मामलात को देखे, जो मेरे चाय पानी मुझे दे और मेरी मर्ज़ी का दे। एक चाय पानी आपकी मर्ज़ी का है, एक चाय पानी वो होता है कि जो मेरी मर्ज़ी का है। ठीक है ना? ठीक है। मैंने उसका काम करना है जो मेरी मर्ज़ी से मुझे रिश्वत दे। एक बंदा होता है रूटीन मैटर में रिश्वत दे रहा है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। अब एक ठेका हो चुका है, ठेकेदार ने गटरों के ढक्कन लगाने थे, लेकिन अभी वो मामला चल रहे थे, उनका कैंसिल करके नए बंदे को नवाज दिया। भाई क्यों? जब एक ठेका हो चुका है, एक बिट हो चुकी है, उसने ठेकेदार ने विन कर लिया ठेका, तो उसको उतना जो इतने साल के लिए, 1-6 महीने के लिए जितना टाइम आप पीरियड आप देते हैं उसको देना चाहिए। लेकिन वो इसलिए नहीं दिया कि वो उन्होंने देखा भी ये हमें उस तरीके से माल पानी नहीं दे रहा जिस तरीके से हमें मिलना चाहिए था। ये माल पानी ज़्यादा कमा रहा है, अच्छा, हमें माल पानी कम मिल रहा है, तो लिहाजा हमारा हिस्सा तो ज़्यादा बनता है। और वो कैसे हुआ? आपने एक ठेका ले लिया 1 लाख रुपए का, और वो आपने लेकर काम शुरू कर दिया। मैं भी ठेकेदार हूँ, मैंने आपको देखा कि ये जो ढक्कन है ये तो आ रहा 10 रुपये का, मैम लगा रही हैं 20 रुपये 100 रुपये का, 90 रुपये ढक्कन पे बच रहे हैं। तो मैंने भी वहाँ जाके लुच डाल दिया, कान भरने शुरू कर दिया अफसरों के, जी मैं आपको 50 रुपये दूंगा, 90 में से 50 आपको 40 मैं रखूँगा, 40 मैं रख लूँगा, 10 का ढक्कन है। अच्छा। उसने कहा चलो, उन्होंने कोई ना कोई बहाना, जी वहाँ ढक्कन नहीं लगा, वहाँ ढक्कन हल्का था, वहाँ ढक्कन टूट गया, कोई ना कोई बहाना तो बनाना है। उन्होंने बनाकर उसका ठेका कैंसिल करके उन्होंने कहा आज अब तू आ जा। अब जाहिर बात है कि मैंने उनको वो दे रहा था 20 रुपये, अब मैंने देने उनको 50 रुपये, ठेका मुझे मिल गया। लिहाजा मैं अपनी मनमानियाँ करूँगा, ढक्कन लगाऊँ ना लगाऊँ, मेरा जो काम है वो चल पड़ेगा। अच्छा, तरीकाकार ये भी है कि 100 ढक्कन लगाने, 40 उठवा लेने हैं फ़ोटो, फिर उसके बाद 2 दिन 4 दिन एहतजाज होगा, अखबारों में खबर चलेगी कि फलां इलाके, वो भी ढक्कन कहाँ ले गए, सोना थोड़ा लगा हुआ इसको, फिर वो ढक्कन। यानी इस तरीके से वो 1 करोड़ रुपए का जो टेंडर है वो हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया जाएगा, और अफसरशाही की जो इनके जो पेट हैं वो पलेंगी, इनकी गाड़ियाँ एसी चलेंगी, इनके घर के एसी चलेंगे, बीकन हाउस में बच्चे पढ़ेंगे, सिटी में बच्चे पढ़ेंगे, सिटी हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे, और उम्रे करेंगे। हाँ। उम्रे करके पिछले मामला बख्शवा कर अगला हमारे ऊपर अजाब लेने के लिए हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह खैर करे, इस मरतबे भी वही होता है। तो आने वाला जो आदमी आता है उसकी सूरत और सीरत को देख कर पता लगता है कोई अल्लाह का कोई वली आ गया है, लेकिन जैसे आप उसको करीब से देखती हैं तो उससे बड़ा शैतान ही कोई नहीं होता। वो दोनों हाथों से नोच रहा होता है, यहाँ से भी दे दो, यहाँ से वो, इससे भी ले लो, उससे भी ले लो, उससे भी ले लो,
बाकी अवामुन्नास से कोई खैर कर। मेरा तो वासा का बिल अगर मिसाल है गलती से उन्होंने 5,000 भेज दिया, वो भी 2,000 नहीं होगा, अपने लाखों करोड़ों की दिहाड़ियाँ लग रही हैं। तो ये तरीकाकार है हमारा, पूरे का पूरा आवास सिस्टम ख़राब है। खुदा के लिए ऐसे लोगों का सद्भाव किया जाए, उनका मुहासबा की होना चाहिए। और जो लोग करप्ट हैं, अपने यानी जो उनको तनख्वाह मिलती है उससे ज़्यादा उनके पास एसेट है, कहाँ से है भाई ये इतनी छानबीन कर लें कि इसकी औकात तो 2 लाख तनख्वाह की है, ठीक है ना। इसने 2 करोड़ की गाड़ी रखी हुई है और 3 गाड़ियाँ रखी, बच्चों की अलहदा, बीवी की अलहदा, घर में अलहदा, इधर अपने दफ्तर आने की अलहदा। उसके बाद तेल कहाँ से आता है, बच्चों की तनख्वाहें कैसे, कितने घर में एसी लगे हुए, कोठी कितने की ली है, भाई गडेरिया बेच रहा है, ये जनाब 3 गाड़ियाँ रखी हुई हैं। इसका मतलब फैमिली तो जायदाद इसकी नहीं है, अबाव जायदाद की, इसने यहीं से माल पानी बनाया हुआ है। तो इसको बनाए ना, इसको भेजें जेल, सेंट्रल जेल भेजें और वहाँ उसे कहीं खड्डी बनाए, कपड़ा बनाए, रंग करें, ताकि ऐसे लोगों का ये सिलसिला है। ऐसे अफसरों की को जब तक हम किला कमा नहीं करेंगे तो मामला काबू में नहीं आएंगे। और उन्हें देखकर दूसरे भी राग़िब हो जाते हैं, जो सीधे चल रहे हैं ना, वो देखते रहे कि जनाब साहब कर रहे हैं तो कहते फिर मैं भी कर लेना, तो फिर करते रहेंगे, होता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, हम रोते रहेंगे। बिल्कुल। वासा मुल्तान में करप्शन की दास्तान है और इस वक्त पूरे शहर में जिस तरह से खुदाई जारी है और उसको लेके जो इल्ज़ामात लग रहे हैं नए आने वाले SDOs, एक्सियन और ये जितने भी इनके अफसरान हैं, सुनने में आया है कि या तो इनको इल्म नहीं है या नए बंदे हैं, ऐसे जानबूझ के खड्डे बनाए जा रहे हैं, ऐसे टेंडर्स दिए जा रहे हैं जो समय से बालातर है। और आने वाले प्रोग्राम में यज़दानी साहब हम इसको डिस्कस भी करेंगे सबूतों के साथ और सामने रखेंगे आला हुकाम के सामने कि भाई देखें ये क्या हो रहा है, पूरे शहर की खुदाई क्यों कर रखी है और बिला वजह कर रखी है, शहरियों को अजियत दे रहे हैं। फिलहाल हमें इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।